वेलकम टू प्राजस्व फाउंडेशन। दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो सीरीज़ और जो हमारे करंट इवेंट्स चलते हैं हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करते हैं। इसमें हमने पहले वीडियो में बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की। आज हम बात करेंगे राज्यसभा इलेक्शंस की। जैसा अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही जो राज्यसभा इलेक्शंस हैं वो हुए और काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहा। हमने देखा रिजल्ट्स को लेके। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, लेकिन राज्यसभा को समझना ज़रूरी है। और इस बार के राज्यसभा इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं जो कि जिस टाइम तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक अनाउंस हो चुके हैं और पॉसिबली ऑन 18th ऑफ जुलाई हमें वोटिंग है और 21st ऑफ जुलाई को हमें हमारे देश के अगले प्रेसिडेंट जो हैं वो पता चलेगा कि कौन होने वाले हैं। और इस केस में राज्यसभा के इलेक्शंस जो हैं वो बड़े क्रूशियल थे इस साल के। इम्पॉर्टेंट जो सबसे उसमें टिपिकल चीज़ है, हम थोड़ी सी बात राज्यसभा की करेंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसा उसका कॉम्पोजिशन है, लेकिन जो मेजर चीज़ है जो नहीं समझ में आ रही है बहुत से लोगों को कि वो जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है। जो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो किस फॉर्मूले से होता है। तो बेसिक आज हमारा कोशिश रहेगी कि उस पर हम फोकस करें। तो बिफोर दैट हम देखते हैं कि राज्यसभा का स्टेटस क्या है। एंड राज्यसभा इज़ दी नो डाउट इज़ दी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और क्योंकि हमारा बहुत सारा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है या हमने डिराइव किया है कहाँ से, जो ब्रिटिश सिस्टम है उससे। तो दिस दिस इज़ कोटर्मिनस विथ दिस राज्यसभा इज़ कोटर्मिनस विथ व्हाट, विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूनाइटेड किंगडम, विद हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर भी दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स विच इज़ लाइक अ लोकसभा एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच इज़ राज्यसभा। सो राज्यसभा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है। ध्यान रखिएगा हमेशा, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसमें कि कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ नेवर डिज़ोल्व। हमेशा याद रखिए जब भी वर्ड डिसोल्यूशन आएगा, जब भी वर्ड डिज़ोल्व या डिसोल्यूशन आएगा, वो हमेशा लोकसभा के कंटेक्स्ट में आएगा। वो कभी भी राज्यसभा या पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में नहीं आएगा। पार्लियामेंट कभी डिसॉल्व नहीं होती, पार्लियामेंट हमेशा रहती है। क्योंकि मान लीजिए अगर लोकसभा नहीं है और देश के ऊपर कुछ विपत्ति आती है जिसमें पार्लियामेंट का बैठना ज़रूरी है, तो राज्यसभा एज अ परमानेंट बॉडी हमेशा एग्जिस्ट करती है, जिससे कि वो देश का जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो हमेशा चलता रहे। लेकिन इसका जो इलेक्शन प्रोसीजर उसमें ये होता है दैट 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स। सो पूरे उसके जो हैं 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल के बाद क्या होता है, वो रिटायर होते हैं। और हर 2 साल के बाद हम देखते हैं कि करीब 1/3 राज्यसभा के नए मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। तो हर 2 साल में हम राज्यसभा के इलेक्शन कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, ये जो मेंबर इलेक्ट होते हैं ये 6 ईयर्स, तभी वो 1/3 6 ईयर्स 2 ईयर्स के बाद जो है वो टेन्योर मेंटेन रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता भी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनको नहीं पता है, दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे लोकसभा के जो हेड होते हैं, लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर होते हैं। अब जो स्पीकर होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स में से ही इलेक्ट होते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन, राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस, मतलब अपने कार्यालय के वजह से। मीन्स कोई भी इंडिविजुअल किसी कैपेसिटी में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का अपॉइंटमेंट अलग से नहीं होगा। जो भी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में बैठेगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कॉम्पोजिशन की बात करें तो आर्टिकल 80 में जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा जो है वो 250 है। 250 में से 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अभी की ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ है किसकी,
राज्यसभा की। अभी की सिचुएशन ये है कि अभी हमारे राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर्स की है, जिसमें से 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। दीज आर नॉमिनेटेड फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, इस तरीके के फील्ड से जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो राज्यसभा में भी दो तरीके के मेंबर्स हैं, एक हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। फाइन। इसी के टेन्योर की अगर हम बात करें, सो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपीएससी में तैयारी कर रहे हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसका सेक्शन 154 दैट मान लीजिए कोई वैकेंसी आ जाती है, मान लीजिए कोई वैकेंसी आ जाती है फॉर लेट्स से 4 इयर्स के बाद, टेन्योर है 6 इयर्स का और वैकेंसी आ जाती है 4 इयर्स के बाद, तो जो नया बाई इलेक्शन में जो नया मेंबर होगा वो बचे हुए 2 साल के लिए होगा। यहाँ से जो 4 इयर्स के बाद इलेक्ट होगा वो वापस अगले 6 साल के लिए इलेक्ट नहीं होगा। वो जो बचा हुआ टेन्योर है, ये ध्यान रखना है, ये मींस अगर जो बाई इलेक्शन में या जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं या मिड टेन्योर इलेक्शन हो रहे हैं किसी भी राज्यसभा सीट के लिए या किसी भी लोकसभा सीट के लिए भी, मान लीजिए 5 साल की लोकसभा है या 6 साल का उसका टेन्योर है और 5 साल, अगर 6 महीने से कम वक्त है तो बाई इलेक्शन नहीं होगा, अगर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बच रहा है तो बाई इलेक्शन होगा। और जो मेंबर बाई इलेक्शन में इलेक्ट होगा वो 6 साल के लिए ना होकर जो भी बचा हुआ टेन्योर है वो उतने के लिए होगा। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो सकता है, टेक अ गुड केयर ऑफ दिस पार्ट। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, एंड दैट इज द फॉर्मूला टू इलेक्ट मेंबर्स। सो हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम जब बात करते हैं उसकी। लेकिन द राज्यसभा मेंबर्स दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल एंड दैट इज बाय द एमएलए। सो कैसे हम पीपल किसको इलेक्ट करेंगे? पीपल विल इलेक्ट एमएलएज एंड एमएलए विल इलेक्ट राज्यसभा एमपी। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, मीन्स ये एमएलए को इलेक्ट करने, ये सिर्फ एमएलएज, यहाँ पे एमएलसीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, दे आर इलेक्टेड बाय एमएलएज। फाइन। अब जो वोट है, जो मेथड है इलेक्शन का, जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन है, इट इज फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है, इट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। Single transferable vote system, proportional representation. Why proportional? In proportion to the population. So किसी भी किसी भी सीट में किसी भी, जैसे अगर आप मान लो 2 लोकसभा सीट है तो इस लोकसभा सीट का वोट अलग होगा, उस लोकसभा सीट का अलग वोट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल वोट होता है। सिंगल वोट ऐसे होता है, मान लीजिए किसी स्टेट में 6 जो है वो राज्यसभा सीट वेकेंट है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस साल जो इलेक्शन होने वहाँ पर उस स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट वेकेंट है? 6। और वहाँ पर नंबर ऑफ जो एमएलएज हैं, लेट्स से दे आर 220, नंबर ऑफ एमएलएज कितने हैं? 220। अब ये जो 220 एमएलएज हैं ये 6 वोट नहीं करेंगे क्योंकि 6 सीट्स हैं। ये 220 एमएलएज जो हैं वो एक ही वोट करेंगे। हर एमएलए कितना वोट देगा? 1 वोट देगा। यहाँ पर 6 वोट नहीं देंगे वो, कि अगर मान लीजिए 6 बार वोटिंग हो रही है क्योंकि 6 सीट्स हैं, नहीं। यहाँ पर एक एमएलए 1 वोट देगा और ये 1 वोट जो होगा वो प्रेफरेंस पे होगा। ये जो वोट होगा वो कैसे डलेगा? ये जो वोट डलेगा वो प्रेफरेंस के बेसिस पे डलेगा। मतलब मान लीजिए कि नंबर 1 सीट पे हम ए को चाहते हैं, नंबर 2 पे हम सी को चाहते हैं, नंबर 3 प्रेफरेंस हमारा बी है, एंड सो ऑन। वो अपना प्रेफरेंस देगा। पहली चीज़, हमारा जो बैलेट होता है, हम एज अ इलेक्टर ऑफ द लोकसभा, हम यू ऑल दोज हु आर 18 ईयर्स एंड अबव, हम क्या करते हैं? हम लोकसभा के इलेक्टर हैं। हम क्या करेंगे? हम उसको वोट देंगे। अब ये जो हम वोट दे रहे हैं ये सीक्रेट बैलेट होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक ओपन बैलेट होता है।
ये क्या होगा, ये एक ओपन बैलेट होगा, मतलब हर एमएलए जो वोट देता है उसे उसके पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठा होता है, उसको जाके अपना बैलेट दिखाना होता है कि मैंने इसको वोट किया। अब ये तो बात हुई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। अब वोट ऐसे दिया, वोट देने के बाद जो फॉर्मूला की हम बात करते हैं, सिंपल से, जैसे हमने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ एमएलएज इंटू 100, तो नंबर ऑफ एमएलएज हमारा कितना है, ओके, सो हमारा नंबर ऑफ एमएलए कितना है, हमारा नंबर ऑफ एमएलए यहाँ पर है, नंबर ऑफ एमएलए इज लेट्स से 220, फाइन, और फिर इंटू 100, तो 220 इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 + 1 + 1, मतलब एक एमएलए को 220 इंटू 22,000 इंटू 100, फाइन। सो एज पर दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ एमएलएज इंटू 100 अपॉन वैकेंसीज + 1 इस बेसिस पे एक एमएलए को मान लीजिए कितने वोट की ज़रूरत है, एक एमएलए को वोट की ज़रूरत है 220 इंटू 100 अपॉन 6 + 1 + 1, दैट इज 200.7। सो लगभग अगर 6 सीट्स हैं, सो यू कैन से 30 एंड 22 331 लगभग। सो हर कैंडिडेट को मिनिमम 31 वोट्स की ज़रूरत होगी सिंगल प्रेफरेंस की, ठीक है। हर कैंडिडेट को अगर 31 एमएलए भी एक कैंडिडेट को क्या दे देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो क्या होगा, वो इलेक्टेड माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, वो इलेक्टेड माना जाएगा। 31 + 1 32 वोट्स पे, 32 वोट्स पे क्या होगा, उस कैंडिडेट को इलेक्टेड माना जाएगा। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि उनको पता होता है कि एक सीट के लिए 31 एमएलएस चाहिए, मान लो किसी के पास 60%। अब यहाँ क्या होगा, जिस पार्टी के पास जितने नंबर ऑफ एमएलएस होंगे, मान लो इस 220 में से एक पर्टिकुलर, सो मेजॉरिटी विल बी एट 111, मेजॉरिटी विल बी एट 111। मान लीजिए किसी के पास जो है 140 सीट्स हैं, तो हमारे 31 फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, उसके पास लगभग जो है 4 जो है राज्यसभा सीट होंगी, क्योंकि बाकी बची हुई जो सीट्स हैं वो दूसरे पार्टी के पास चली जाएगी। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, उनको पता है कि हमारा कैंडिडेट, हम कितने सीट्स, कितने एमएलएज हैं हमारे पास अगर 62 एमएलएज हैं तो हमारे सिर्फ 2 राज्यसभा कैंडिडेट्स होंगे। 93 अगर हैं तो हमारे 3 होंगे, 93 के बाद 124 होंगे तो हमारे पास इतने होंगे। लेकिन तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उतने ही कैंडिडेट्स फील्ड करती हैं जितने नंबर ऑफ सीट्स होती है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ इन द असेंबली। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा बहुत सारे अभी स्टेट्स में जो 57 सीट्स थी, 57 सीट्स में से आई थिंक 16 या 18 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हुए थे, बाकी सारी सीटें अनअपोज थी। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, भाई जितने हमारे कैंडिडेट, जितनी हमारी सीट्स हैं उसी अकॉर्डिंग हम फील्ड करते हैं। तो मोस्टली राज्यसभा में जो है अनअपोज्ड लोग आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस पे अगर मान लीजिए 6 हैं और किसी पर अब ये कहानी फंस रही है, मान लो 20 वोट के आसपास, ठीक है, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो अब क्या होता है, वो एक कैंडिडेट मीन्स इलेक्शन तभी होगा राज्यसभा में, वोटिंग तब होगी जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है नंबर ऑफ वैकेंसी से ज़्यादा होंगे। जनरली ऐसा नहीं होता है। मोस्टली हमने देखा कि 57 सीट्स थी लगभग, उसमें से 40 अराउंड जो है वो अनअपोज्ड हुए, 16 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ। वो सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फील्ड हुए थे वो उससे ज़्यादा थे। एंड उसके बाद जो है पहले फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगा, जैसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगा फिर वो वोट हटा दिए जाएंगे, बाकी फिर दूसरे, तो जैसे जैसे 31 हटते जाएंगे, एक एक कैंडिडेट इलेक्ट होता जाएगा एंड दिस विल गो ऑन। बट कहानी तब फंसती है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं।
So this is how the elections to Rajya Sabha are being held. इन दिस एलोकेशन की अगर हम बात करें सीट्स की किस स्टेट में कितने होने हैं, तो ये कहानी 4th शेड्यूल में लिखी हुई है दैट हाउ मच इट विल बी द सीट्स विल बी देयर एंड हाउ मच इज़ द सीट, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पे। अभी जब 2026 में रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये स्टेटस फिर बदलेगा, और जैसे ही कोई नया स्टेट बनता है, कोई स्टेट का स्टेटहुड चला जाता है, वो यूटी बन जाता है, या कोई स्टेट जो है मर्ज हो जाता है, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट एलोकेटेड वो भी क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। एंड दिस सिंस 1952 दिस हैज़ चेंज एन नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि हमारे इनिशियली जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे और आज जो नंबर ऑफ स्टेट्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्टेट्स और यूटीज़ में, तो ये हमें दिखता है। सो दिस इज़ अबाउट राज्यसभा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। I hope you like the video. Do give your valuable comments. I'm going to see you next. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.